साथियों, अगले भाग में हमने देखा कि सिंहासन में से प्रथम पुतली रत्नमंजरी धीरे धीरे अपने स्थान से प्रकट हुई। अब आगे की कहानी और मानव रूप में राजा भोज के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में दिव्यता और गंभीरता दोनों झलक रहे थे। उसने स्वर में मधुरता और गंभीरता मिश्रित करते हुए कहा, हे राजन, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक कथा सुनाने जा रही हूँ। जो बातें तुमने अपने विषय में कही वे सब सत्य हैं। तुम्हारा तेज सूर्य की ज्वाला से भी अधिक प्रखर है, परंतु इस प्रखरता में इतना घमंड मत कर कि तुम अपने वास्तविक स्तर को भूल जाओ। ये सिंहासन कोई साधारण सिंहासन नहीं है। थोड़ी सी शक्ति और वैभव पाकर तुम अहंकार में डूब गए और अपने असली स्तर को भूल बैठे। सिंहासन पर बैठने से पहले यह जान लो कि जिस राजा विक्रमादित्य का यह सिंहासन है, तुम उसके एक बाल के बराबर भी नहीं हो। उसके दरबार में तुम जैसे राजा केवल सामान्य नौकरों के समान ही थे। रत्नमंजरी की यह बातें सुनते ही पहले से ही खार खाए हुए राजा भोज का क्रोध सातवें आसमान को छू गया। राजा भोज भड़कते हुए बोले, अगर ऐसा है तो फिर मैं इस सिंहासन को अभी नष्ट करवा दूंगा और इसे फिर से धरती में गड़वा दूं। इतना कहते ही रत्नमंजरी कुछ कहने ही वाली थी, तभी सभा में उपस्थित राजा भोज के कुल पुरोहित और गुरु अरुण आचार्य बोल पड़े, राजन, आपका यह क्रोध और व्यवहार न्याय से बहुत दूर है। पहले प्रथम पुतली की बातें ध्यान से सुनिए, उसके बाद जैसी आपकी इच्छा हो वही निर्णय लें। कुलगुरु की यह बात सुनकर राजा भोज कुछ शांत हुए और बोले, ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ आखिर सच्चाई क्या है। तब रत्नमंजरी ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, मैं क्या कहूँ। यदि केवल बाहरी गुणों और शक्ति को ही मापदंड मान लिया जाए तो तुम विक्रमादित्य की संपूर्ण कथा सुनते ही जलकर भस्म हो जाओगे। जब तुम उनके जीवन का विस्तार से वर्णन सुनोगे तब तुम्हें अपने जीवन पर लज्जा आएगी और जिस जीवन को तुम महान समझते हो वह तुम्हें तुच्छ लगेगा। जहाँ तक बात है हमें और इस सिंहासन को नष्ट कर फिर से गाड़ने की, तो हमें कोई भय नहीं। राजन, हम तो उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन राजा विक्रमादित्य दिव्य लोक में चले गए थे। इतने में राजा का दीवान यानी प्रधानमंत्री बोला, हे सिंहासन की पुतली, अब वक्त व्यर्थ मत गंवाओ, अपने क्रोध को त्यागो और हमें राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाना प्रारंभ करो। तब प्रथम पुतली रत्नमंजरी ने कहनी आरंभ की, तो सुनो राजन, एक समय की बात है। अम्बावती नगर में एक राजा राज करता था जिसका नाम था राजा गंधर्वसेन। राजा गंधर्वसेन की 4 रानियां थीं और चारों अलग अलग वर्णों की थीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणी से उन्हें पुत्र हुआ जिसका नाम ब्रह्मजीत रखा गया। क्षत्ररानी से 3 पुत्र हुए, शंख, विक्रमादित्य और भर्तृहरि। वैश्य रानी से चंद्रसेन और शूद्रानी से धन्वंतरी नामक पुत्र हुआ। समय बीता और सभी पुत्र बड़े हो गए। राजा गंधर्वसेन ने ब्राह्मणी से जन्मे पुत्र ब्रह्मजीत को दीवान बना दिया, परंतु ब्रह्मजीत की प्रशासनिक क्षमता इतनी नहीं थी कि वह राज्य को शांतिपूर्ण रख सके। उसकी असफलता के कारण राज्य में अशांति फैल गई और अंततः ब्रह्मजीत ने सब कुछ छोड़कर राज्य छोड़ दिया। काफी समय तक इधर उधर भटकने के बाद वह धारा नगरी पहुंचा, जहां उसे ऊंचा पद प्राप्त हुआ। एक दिन उसने वहां के राजा की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। कई दिनों बाद उसने उज्जैन लौटने का फैसला किया, लेकिन उज्जैन पहुंचते ही उसकी मृत्यु हो गई। ब्रह्मजीत की मृत्यु के बाद राजा के दूसरे पुत्र शंख के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उसे डर था कि अब उसका पिता विक्रमादित्य को अपना उत्तराधिकारी न बना दे। विक्रमादित्य अपनी हर कला और क्षमता में निपुण था और राजा का अधिक मोह उसी पर था। यही डर और ईर्ष्या शंख के मन में बढ़ती गई और एक दिन उसने अपने पिता राजा गंधर्वसेन की हत्या कर दी और स्वयं उज्जैन का राजा बन बैठा। राजा गंधर्वसेन की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और शंख के सभी भाई अपनी जान बचाने के लिए राज्य से भाग निकले। जब विक्रमादित्य को अपने भाई शंख के इस कृत्य की खबर मिली तो उनका मन क्रोध से भड़क उठा, परंतु समय की नाजुक स्थिति को भांपते हुए उन्होंने धैर्य और विवेक से काम लिया। अभी उनका पूरा राजकाज, सैनिक और शस्त्र सब कुछ भाई शंख के नियंत्रण में था। इसलिए विक्रमादित्य ने समझा कि फिलहाल विरोध करना उनके पक्ष में नहीं है। अंततः समय अनुकूल न होने के कारण वह उज्जैन को छोड़कर घने जंगलों की ओर चले गए। सभी के चले जाने के बाद शंख ने शांति से उज्जैन नगरी पर शासन करना आरंभ किया। फिर भी उसके मन में यह डर लगातार बना रहा कि कोई दिन ऐसा आएगा जब उसके भाई वापस आकर उसकी हत्या कर सत्ता छीन लेंगे। इस भय और संदेह से ग्रसित होकर राजा शंख ने निश्चय किया कि वह अपने सभी भाइयों का पता लगाकर उन्हें मार देगा। कुछ दिन बाद राजा शंख ने विक्रम को छोड़कर बाकी सभी भाइयों का पता लगा लिया, लेकिन अब तक राजा शंख को विक्रमादित्य का पता नहीं लगा था। उसके काफी प्रयास करने के बाद भी जब विक्रमादित्य का पता नहीं चल रहा था तो उन्होंने अलग अलग राज्य और देशों से बड़े बड़े ज्योतिषी और भविष्यवक्ता को बुलाया और उसका भविष्य देखने को कहा। जब ज्योतिषी और भविष्यवक्ताओं ने राजा शंख की कुंडली के माध्यम से उसका
भविष्य देखा तो उन्हें बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने राजा शंख से कहा, राजन, आपने अपने जिन भाइयों को खोजा है उनसे आपको कोई खतरा नहीं है, परंतु जो भाई अभी नहीं मिला, विक्रमादित्य, सबसे बड़ा खतरा उसी से है, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी मृत्यु उसी के हाथों होनी है। ये सुनते ही राजा शंख के पूरे शरीर में भय की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत आदेश दिए कि देश प्रदेश के हर कोने में गुप्तचर फैला दिए जाए और किसी भी स्थिति से बचाव के लिए सतर्कता बरती जाए। अंततः गुप्तचरों ने विक्रमादित्य को खोज निकाला और राजा शंख को संदेश भेजा कि विक्रमादित्य जंगल में एक सरोवर के पास एक कुटिया में रह रहा है और कंदमूल खाकर कठोर तपस्या कर रहा है। जब राजा शंख को यह जानकारी मिली कि उसका भाई जंगलों में सुरक्षित है तो उसने तुरंत एक तांत्रिक को बुलाया और उस तांत्रिक को बहुत धन का लालच देकर अपने षड्यंत्र में शामिल किया और विक्रमादित्य को मारने की योजना बनाई। योजना के अनुसार तांत्रिक जंगल में जाकर विक्रमादित्य को देवी की आराधना के लिए राजी करेगा, यह कहकर कि देवी भागवती की पूजा करने से अनेक लाभ होंगे और जब वह इस आराधना के लिए मान जाएंगे तो पूजा के अंतिम चरण में तांत्रिक विक्रमादित्य से देवी के चरणों में सिर झुकाकर आराधना करने को कहेगा। और जैसे ही विक्रमादित्य अपना सिर झुकाएगा, मंदिर की आड़ में खड़ा राजा शंख तुरंत उसकी हत्या कर देगा। योजना तय होते ही तांत्रिक जंगल की ओर निकल पड़ा। थोड़ी दूरी पर राजा शंख भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। जब तांत्रिक जंगल में पहुंचा तो उसे वहीं विक्रमादित्य मिल गए। योजना के अनुसार तांत्रिक विक्रमादित्य को पूजा अर्चना के लिए राजी करने में सफल हो गए। जब आराधना के अंतिम चरण में तांत्रिक ने विक्रमादित्य को सिर झुकाने को कहा तो विक्रमादित्य को कुछ संदेह हुआ। उसने तांत्रिक से कहा कि वह पहले सिर झुकाने की विधि दिखाए। तांत्रिक ने जैसे ही सिर झुकाया, अंधेरा होने के कारण मंदिर के आड़ में छिपे शंख को लगा वह विक्रमादित्य है और उसने तांत्रिक की गर्दन काट दी। विक्रम ने झपट्टा मारकर शंख की तलवार छीन ली और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार विक्रमादित्य ने अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया। शंख के कर्मों का फल देने के बाद विक्रमादित्य उज्जैन लौट आए और राज्य का नियंत्रण संभाल लिया। वे एक सदाचारी, न्यायप्रिय, दानी, उदार और अत्यंत लोकप्रिय राजा बन गए। उज्जैन की जनता उनके जैसा शासक पाकर धन्य हो गई। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार के लिए घने जंगल में गए और एक मृग का पीछा करते करते वे अपने साथियों से बिछड़ गए और बहुत दूर निकल आए। घूमते घूमते उन्हें दूर एक महल दिखाई दिया। पास जाकर पता चला कि वह महल तूतवर्ण नामक व्यक्ति का था, जो उस राज्य का दीवान था। विक्रमादित्य ने तूतवर्ण से मिलने का निश्चय किया। दोनों के बीच वार्तालाप हुई और एक दूसरे का परिचय हुआ। विक्रमादित्य के परिचय से दीवान तूतवर्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विक्रमादित्य को अपने राजमहल ले जाकर आदर पूर्वक सत्कार किया। तूतवर्ण ने विक्रमादित्य से कहा, है राजन, आपको इस राज्य के राजा बाहुबल से एक बार जरूर मिलना चाहिए और अपना राज्य तिलक करवाना चाहिए। यदि राजा बाहुबल आपका राज्य तिलक कर दे तो आप बहुत यशस्वी राजा बन सकते हैं। तूतवर्ण ने आगे कहा, राजा बाहुबल अत्यंत सरल, धार्मिक और धर्मपरायण राजा है। उनके पास एक ऐसा दिव्य सिंहासन है जिसकी शक्ति असाधारण मानी जाती है। कहा जाता है कि उस सिंहासन को स्वयं महादेव ने इंद्रदेव को भेंट किया था। बाद में इंद्रदेव प्रसन्न होकर वह सिंहासन राजा बाहुबल को दे आए। तूतवर्ण ने विक्रमादित्य से कहा, हे राजा विक्रमादित्य, आपके अंदर वह सभी गुण हैं जो एक चक्रवर्ती सम्राट में होने चाहिए। बस एक चीज की कमी है और वह है यह दिव्य सिंहासन। मैं आपको राजा बाहुबल के पास ले चलता हूँ। जब वह आपसे कुछ मांगने को कहेंगे तब आप उनसे वही दिव्य सिंहासन मांग लेना। इस उद्देश्य के साथ विक्रमादित्य और लूतवर्ण राजा बाहुबल के महल की ओर चल पड़े। राजा बाहुबल ने विक्रमादित्य से मिलकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की और बोले, विक्रमादित्य, तुम संपूर्ण भारत में एकमात्र ऐसे राजा हो जिसने इतने कम समय में इतनी प्रसिद्धि अर्जित कर ली कि अब देश के कोने कोने में लोग तुम्हें जानते और चाहते हैं। राजा बाहुबल ने विक्रमादित्य का भव्य आदर सत्कार किया। कुछ दिन वे राजा बाहुबल के अतिथि बनकर सम्मान पूर्वक रहे। एक दिन जब विक्रमादित्य ने राजा बाहुबल से उज्जैन लौटने की इच्छा जताई तब राजा बाहुबल ने उनसे अनुरोध किया कि वे किसी एक वस्तु की भेंट मांग लें। विक्रमादित्य इस अवसर का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बिना एक क्षण गवाए राजा बाहुबल से अतुलनीय दिव्य सिंहासन देने का निवेदन किया। चूंकि राजा बाहुबल पहले ही विक्रमादित्य को वचन दे चुके थे, उन्होंने निसंकोच उस दिव्य सिंहासन को राजा विक्रमादित्य को भेंट कर दिया और खुशी खुशी राज तिलक किया। वे भली भांति जानते थे कि उनके बाद इस सिंहासन के योग्य केवल और केवल विक्रमादित्य ही हैं। राजा बाहुबल ने खुशी खुशी राजा विक्रमादित्य को वह अद्वितीय दिव्य सिंहासन भेंट कर विदा किया। जब राजा विक्रमादित्य उस दिव्य सिंहासन के साथ उज्जैन नगरी पहुंचे तो उनकी प्रजा में हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ गई। संपूर्ण राज्य और दूर दराज के राजा महाराजा भी इस अद्भुत सिंहासन को देखने के लिए उज्जैन आने लगे। राजा विक्रमादित्य ने एक विशाल सभा का आयोजन किया और विद्वान पंडितों को बुलाया। उन्होंने सभी के समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त की, मैं एक भव्य अनुष्ठान करना चाहता हूँ। कृपया बताइए कि क्या मैं
मैं इसके योग्य हूँ। विद्वान पंडितों ने एक स्वर में उत्तर दिया, राजन, आपका प्रताप तीनों लोकों में प्रतिष्ठित है। आपका कोई बैरी नहीं। आप जो करना चाहते हैं उसे निष्कंकोच कीजिए। अपने पूरे खानदान को आमंत्रित कीजिए। 1.25 लाख कन्यादान और 1.25 लाख गायदान कीजिए। ब्राह्मणों को धन प्रदान कीजिए और जमींदारों का 1 वर्ष का कर्ज माफ कर दीजिए। इतनी बातें सुनाकर प्रथम पुतली रत्न मंजरी ने कहा, हे राजा भोज, यदि आपने कभी ऐसा दान किया है तो आप सिंहासन पर अवश्य बैठ सकते हैं। रत्न मंजरी की यह बात सुनकर राजा भोज का मुंह अपने आप बंद हो गया। उन्हें अपने भीतर बहुत लज्जा का अनुभव हुआ। उन्होंने सभा में उपस्थित समस्त राज्यसभा सदस्यों से कहा, आज का दिन तो व्यर्थ हो गया। अब तो कल ही मैं सिंहासन पर विराजमान होऊंगा। इस प्रकार सिंहासन 32 की प्रथम पुतली ने राजा भोज को सिंहासन पर बैठने से रोक दिया। अब बारी थी दूसरी पुतली चित्रलेखा की।